राज्यसभा की 12 सीटों के लिए हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। एक सीट खाली हुई है मध्य प्रदेश में, जहां पे मतदान होना है उसके लिए। अब सवाल ये है कि ये जो सीट खाली हुई है, ये सीट थी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। लोकसभा चुनाव वो गुना से इस बार जीते, पिछली बार हार गए थे। अब वो सीट खाली हुई है तो तमाम बड़े नाम इस दावेदारी मतलब लोग बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि पी यादव को उनके बदले भेजा जाए। रमाकांत भार्गव का नाम आ रहा है, जयभान सिंह पवैया का नाम आ रहा है, कई बड़े नाम शामिल हैं। इन तमाम नामों में से एक नाम जिस पर चर्चा हो रही है राजनीतिक गलियारों में, वो नाम है माधवी लता का। नाम तो आपने सुना होगा। हैदराबाद से लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया था असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, और पूरे चुनाव प्रचार में तमाम उनके वीडियो वायरल हो रहे थे, जिसमें वो रोड शो कर रही थी। सामने मस्जिद है, पता लगा धनुष में अपना बाण और चढ़ाने लगी। मतलब था नहीं धनुष, लेकिन वो एक तरह सांकेतिक रूप से कुछ उनके ऐसे वीडियो भी वायरल हुए थे, जिसमें वो माइनॉरिटी के बीच में गई थी, मुसलमानों के बीच में, और जिस तरह उनसे वोट मांग रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था उनसे वोट मांग रही हैं या उनको धमका रही हैं। बहरहाल माधवी लता का नाम भी इस फहरिस्त में, इन तमाम नामों की फहरिस्त में शामिल हो रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, ये जो नाम माधवी लता का आ रहा है, ये मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि उनका नाम यहाँ पे चल रहा है कि उनको भी राज्यसभा भेजा जा सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश संख्या बल के लिहाज से तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट जीतना तय है। माधवी लता का जहाँ तक सवाल है, तो ये किस्म का भाजपा का प्रयोग था हैदराबाद में, जब वे जानते थे कि लगभग 59% मुस्लिमों की आबादी है। असदुद्दीन ओवैसी 4 बार ऑलरेडी सांसद रह चुके थे, 5वीं बार फिर वो चुने गए। 3 लाख से अधिक वोट से उन्होंने माधवी लता को हराया। बावजूद उसके कि इस किस्म का प्रयोग था कि यदि ओवैसी के खिलाफ हम किसी दक्षिणपंथी, कट्टर दक्षिणपंथी चेहरे को उतारते हैं तो क्या नतीजा आएगा। माधवी लता शुरू से अपने आप को आरएसएस की बेटी बताती चली आती हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी इस बात का जोर रहा, और जो कि आपने तीर कमान वाली बात कही, वो तो खैर सबने देखा ही था। बावजूद उसके माधवी लता 3 लाख से अधिक वोटों से पराजित हुई, और इंडी के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस की तरफ से, उन्हें 60,000 से भी कम वोट मिले। तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इंडी ने वोट काटा और बीजेपी की हार हो गई। अब इस सेक्रीफाइस के बदले में माधवी लता को यदि मध्य प्रदेश से भेजा जाता है तो हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पहले भी महाराष्ट्र के तरफ से कुछ लोग मध्य प्रदेश से गए या दीगर राज्यों के भी अपनी सुविधा के हिसाब से पार्टियां भेजती रही हैं। लेकिन माधवी लता को मध्य प्रदेश से सांसद बनाकर बीजेपी के संदेश देने की कोशिश कर सकती है। उमा भारती जो पहले बहुत ही मुखर नेत्री हुआ करती थी, हिंदुत्व की बड़ी सशक्त पैरोकार हुआ करते थे, वो भाजपा में एक तरीके से अलग थलग हैं वो, और कुछ हद तक उन्होंने ख़ुद को भी अलग थलग करके रखा है। एक फायरब्रांड नेत्री थी, हिंदू बहुत तीखी नेत्री मानी जाती थी। तो एक तो उमा भारती की जगह किस तरीके का चेहरा, भले ही राज्य में एक्टिव ना रहे उसके बाद में, लेकिन राज्य के कोटे से अगर वहाँ पहुँचती हैं तो उमा भारती के पैरेलल एक चेहरा बीजेपी को, हिंदुओं का बड़ा चेहरा यहाँ से लाने की रणनीति पे काम कर सकते हो। जो मैंने कहा कि सैक्रिफाइस क्या हो सकता है कि ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद में लड़ना हर कोई जानता था कि नतीजा क्या होगा। माधवी लता भी संजान नहीं थी, और जिस माहौल के बावजूद प्रज्ञा ठाकुर जिनको जो है इस बार टिकट भी नहीं दिया गया, क्या उनका जो स्पेस खाली हो रहा है मध्य प्रदेश की सियासत में, खासतौर पर इस तरह के लोगों की, उसको भरने के लिए राज्यसभा इनको भेजा जा रहा है? प्रज्ञा ठाकुर ऐसा कोई अपना स्पेस नहीं बना पाई थी वो, और राजनीति में भी जो उनका स्पेस बना वो सिर्फ मोदी लहर के कारण बन गया था। ये बात सही है कि उन्होंने दिग्विजय सिंह को हराया, लेकिन ये उस मध्य प्रदेश की उस सीट की बात है जहाँ के लिए माना जाता है कि यहाँ किसी को भी आप भाजपा का झंडा हाथ में लेके खड़ा कर दो, जीत जाएगा। प्रज्ञा ठाकुर ने निश्चित रूप से 3 लाख से अधिक वोट से दिग्विजय सिंह को मात दी थी। लेकिन उसके बाद में जो उनके हेमंत करकरे को लेकर जो उनका स्टेटमेंट आया, नाथूराम गोडसे को लेकर जो उनका स्टेटमेंट आया, इस तरीके की जो उन्होंने बातें कही, जिसके चलते ये तक हो गया कि मोदी ने कहा था कि मैं अपनी सांसद से शर्मिंदा हूँ। महात्मा गांधी को लेकर, महात्मा गांधी, गोडसे के संदर्भ में महात्मा गांधी की बात हुई थी। मोदी ने खुद कहा था कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ, मैं कभी माफ़ नहीं कर सकूँगा।
तो प्रज्ञा ने जो स्पेस लूज़ किया, जिसकी पूरी बीजेपी में उनको मिलने की उम्मीद थी, अगर वो संयमित तरीके से चलती तो जो स्पेस मिलने की उम्मीद थी वो निश्चित रूप से उन्होंने लूज़ किया। तो उस लूज़ जगह पर एक टाइट फिटिंग के हिसाब से भी माधवी लता एक अच्छा चेहरा हो सकती हैं। वो सीजन्ड हैं, वो कूल हैं, वो बोलने से पहले सोचती हैं, और ये गुण जो है ये माना जा सकता है कि प्रज्ञा ने जो डैमेज किया है हिंदू नेत्री होने के नाते, उस डैमेज को बीजेपी को कुछ ओवरकम होने में माधवी लता के आने से मदद मिल सकती है। एक मेरा आखिरी सवाल है, जैसे आपने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोग राज्यसभा के लिए चुने जाते रहे अलग अलग प्रदेशों से। माधवी लता को क्या आपको लगता है कि तमाम दावेदार हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नाम हैं, केपी यादव हैं और जयभान सिंह पवैया हैं, वो भी तो बहुत बड़े हिंदुत्व के चेहरे हैं, जयभान सिंह पवैया, और भार्गव का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, विदिशा के पूर्व जो सांसद रहे हैं, इन तमाम नामों में से जो मध्य प्रदेश के हैं, बाहरी को ऐसे वक्त में भेजेगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए शैलेंद्र जी, ये तो उगते सूरज को अर्घ्य देने का समय है। माधवी लता इस समय पर हिंदुत्व को लेकर जिस पायदान पर हैं, उस पायदान पर जयभान सिंह पवैया राम मंदिर आंदोलन के समय कभी हुआ करते थे। उसका बीजेपी उन्हें मंत्री बना चुकी है, उसके बाद बीजेपी उन्हें सांसद का चुनाव लड़ने का मौका दे चुकी है, जिसके चलते सिंधिया परिवार को ग्वालियर सीट छोड़कर गुना में शिफ्ट हो जाना पड़ा था। वो तगड़े थे, सारी सब कुछ चीज़ें हैं। तो माधवी लता हिंदुत्व को लेकर अब जिस जगह पर खड़ी हैं, पवैया उस लहर में बहुत पीछे छूट चुके हैं, जो उनको बीजेपी से लेना तो ले भी चुके हैं। अब जहाँ तक रमाकांत भार्गव की बात है, तो ये कहना बहुत मुनासिब नहीं कि शिवराज के लिए उन्होंने सीट छोड़ी थी। मुझे नहीं पता लोग ये क्यों कहते हैं। सभी जानते थे कि शिवराज सिंह चौहान जिस दिन लौटकर विदिशा में आएंगे, उस दिन वो बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीतकर वहाँ से जाएंगे। विदिशा बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। बीते चुनाव में जब रमाकांत भार्गव जीते थे, सीधी सी बात है, मोदी लहर का उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान था। हालांकि उन्होंने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की थी, बावजूद उसको उनका ये नहीं कहा जा सकता कि शिवराज के लिए सीट उन्होंने छोड़ी है। सीट छोड़ने, सेक्रीफाइस करने की बात है तो फिर उसमें हम कृष्णपाल सिंह यादव को लेकर आ सकते हैं, जिन्होंने वाकई 2024 के चुनाव में सेक्रीफाइस किया, शांतिपूर्वक ज्योतिरादित्य सिंधिया की उम्मीदवारी को उन्होंने सहा है, और उसके बाद बीजेपी ने भी इस बात को उनके अप्रिशिएट किया। अमित शाह जब गुना में प्रचार करने आए तो उन्होंने कहा था गुना के लोगों से कि आपको केपी यादव के भविष्य के लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं, उनकी चिंता मैं करूँगा, और गुना को एक साथ दो जनप्रतिनिधि मिलेंगे। तो इसको इशारा साफ माना गया था कि राज्यसभा की सीट खाली होने पर केपी यादव को वहाँ से लड़ाया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी यादव को आगे बढ़ाती है या माधवी लता को, लेकिन मुझे लगता है कि बाहरी फैक्टर का ज़रा सा भी अगर प्रतिकूल असर पड़ता दिख रहा है तो केपी यादव ही बीजेपी की यहाँ पर पूरी तरीके से दावेदारी पेश करेंगे। मुझे इसमें फ़िलहाल कोई संदेह नज़र नहीं आता है। तो इस वीडियो में यही इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी मध्य प्रदेश। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे संस्थान के। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।